दोस्तों नमस्कार। आपके लिए रोज मैं ऐसे ऐसे व्यक्तित्व खोज के लाता हूं जो अपने आप में ही अनोखा और निराला होते हैं। आज जो सज्जन हमारे सामने बैठे हैं ये बहुत खास हैं। ये हमारे बीएचयू के मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। अभी चाइना में हैं, प्रोफेसरशिप में लगे हुए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी सिखाते हैं वहां पर, और बहुत नजदीक से चाइना को समझ भी रहे हैं, भारत को भी समझ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये भारत में रहे हैं। इनकी जन्म भी भारत में हुई, शिक्षा दीक्षा भारत में हुई है, लेकिन चाइना में अभी काम कर रहे हैं। और इनसे हम आज कई तरह की चीजों को जानेंगे। एक तो चाइना किसी को जाना है, कैरियर बनाना है, शिक्षा में कैसे वहां जा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में क्या वहां पे अवसर हैं। तो इससे पहले कि बातचीत प्रारंभ करें, विवेक मणि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अजय जी। तो आपके तो फाइन फॉलोइंग गजब के हैं, चाहे आप फेसबुक पे जाएं, व्हाट्सएप जाएं, आप एक पोस्ट डालते हैं और बधाइयों की झड़ी लग जाती है। तो आपके फैन में से हम भी एक फैन हैं, छोटे से। अब ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा, जहां तक मैं जानता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुआ, लेकिन उससे पहले की बहुत जानकारी मुझे नहीं है। तो आप शुरुआत से थोड़ा सा बताइए कि आपकी भारत में कहां तक शिक्षा दीक्षा कहां से हुई है, और फिर कैसे चाइना जाना हुआ। ये हल्का सा छूइएगा, उसके बाद फिर चाइना वाले पोर्शन में हम डिटेल में आएंगे। जी, सबसे पहले अजय जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे अवसर दिया आपके माध्यम से यूट्यूब से जुड़ने का। तो मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला हूं। गांधी जी की कर्मभूमि रही है यह। और 8वीं तक तो मैंने गांव के स्कूल में ही मैंने पढ़ाई की है। जो हम लोग के समय होता था पेड़ के नीचे अपना बोरा बिछा के बैठना, उस स्कूल में। फिर 9वीं में मैं शहर चलाया। बेतिया एक शहर है हम लोगों का, पश्चिम चंपारण का जिला मुख्यालय है। तो यहाँ पर मेरे पिताजी संस्कृत के कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो हम लोग बेतिया आ गए और बेतिया जिला स्कूल से ही मैंने 9वीं 10वीं की पढ़ाई की। और फिर पापा जी के जो मेरा कॉलेज था उनका बेतिया में ही, उससे मैंने 12वीं की परीक्षा पास की। अब चूंकि मेरे पिताजी भी बीएचयू से ही बीए एमए पीएचडी किए थे, तो उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि तुम 12वीं कर लिए, अब तुम बीएचयू चले जाओ, तुम्हारे सारे समस्याओं का निदान बीएचयू में ही है। तो 12वीं पास किया और फॉर्म भर दिया, पिताजी के देखरेख में ही पढ़ा और बीएचयू में बीए हो गया। फिर उसके बाद से आप लोगों के संग रहने का अवसर मिला और महामना की धरती पर फिर वहां से मैंने बीएचयू से चीनी भाषा एवं साहित्य में बीए और एमए किया। वैसे मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं संस्कृत पढूं, क्योंकि वो संस्कृत से के प्रोफेसर हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं काशी जा रहा हूं तो मैं संस्कृत ही पढूं, लेकिन वहां जाकर मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी और चीनी भाषा मैंने ऑनर्स के रूप में लिया। जी, तो आपने बीएचयू से, हालांकि पिताजी बड़ा अच्छा आपके बोले कि तुम्हारे सारे समस्याओं का निदान महादेव की धरती पे है, और हम लोग महादेव महादेव कहते भी हैं बनारस के होने के नाते। तो चलिए, संस्कृत नहीं पढ़े लेकिन भारतीय संस्कृति को विदेश तक ले गए, ले जा रहे हैं। हर मंच से मैं देखता हूं आप कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। अब इसके बाद बीएचयू से आपने चाइनीज में ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। अब इसके बाद फिर चाइना आप कैसे पहुंचे? एक फिल्म बड़ा था, इंडिया टू चाइना, कुछ अक्षय कुमार का, मुझे याद आ रहा था कि कैसे फिर आपका चाइना में पलायन कैसे हुआ यहाँ से? जी, तो बीएचयू से एमए करने के बाद मैं मगध विश्वविद्यालय में चीनी भाषा पढ़ाने लगा। वहां मैंने 3 साल चीनी भाषा पढ़ाया। लेकिन जो बीएचयू के मेरे गुरुजी थे प्रोफेसर कमल सील, उन्होंने कहा कि तुम्हें चीन जाना चाहिए। तो सर के रिकमेंडेशन लेटर लेकर मैंने चीन में आवेदन किया चीनी सरकार की छात्रवृत्ति के लिए, और संयोग से मुझे वहां पर पुनः एमए करने का छात्रवृत्ति चीनी सरकार की मिल गई 3 साल के लिए। तो और गुरुजी का एक भी आदेश था कि तुम जाओ, चीन जाओगे, चीनी भाषा को समझोगे, चीनी संस्कृति को समझोगे। उनका कहना था कि हम पुस्तकों के माध्यम से भाषा तो सीख सकते हैं, लेकिन वहां की संस्कृति और सभ्यता को पुस्तकों के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं। उसके लिए हमें उस सभ्यता में घुलना मिलना ही पड़ता है। तो इस प्रकार मैं 3 साल मगध विश्वविद्यालय में पढ़ाने के उपरांत मैं दोबारा चीन पहुंचा, दोबारा फिर से एमए करने के लिए। वहां मैंने चीन का एक उत्तरी चीन पहुंचा, पूर्वोत्तर चीन कहिए, जहां पर -30 -40 डिग्री तापमान रहती है, और वहां पर मैंने भाषा विज्ञान में दोबारा एमए किया।
तो एक तरह से चीन जाने में सबसे बड़ा योगदान मेरे बीएचयू के जो गुरुजी हैं प्रोफेसर कमलशील, उनका है। उनका आदेश था कि तुम्हें जाना चाहिए, और संयोग से मुझे छात्रवृत्ति मिल भी गई। तो जब आप चीन जा रहे थे, जाहिर सी बात है गुरुओं का रोल बहुत रहा है जीवन परिवर्तन में। अगर गुरु ना हो तो फिर जीवन परिवर्तित ना हो। उनका दिशा निर्देश, उनका विश्वास और उनका जो मार्ग दिखाया होता है वो बहुत काम करता है। मेरे लाइफ में भी आप जानते हैं कि बिना गुरुओं का हम लोग जिस लाइन में है वहां गुरुओं का ही आशीर्वाद होता है। अब जी जाने से पहले आपके मन में कई सारे शंकाएं होंगी कि भाई चाइना जाना है, कि एक आम छात्र के मन में होता है कि भारत से वो चाइना जाए, तो वो शंकाएं क्या क्या थी, ये थोड़ा सा अगर आप अपनी यादों में जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर। जी, सबसे पहले तो बहुत सारी जो चीन में जाने को लेकर हम लोगों ने चीन को समझा कैसा था। हमने चीन को पुस्तकों के माध्यम से समझा था। हमने एमए में चीन, बीए में चीनी साहित्य पढ़ा था जो 100 साल पुरानी लिखी गई थी। कुछ ज्यादातर तो हम लोगों ने पुस्तकों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से चीन को समझा था। तो एक चीन की छवि हो गई थी कि वो चीन बहुत प्राचीन देश है, बहुत पुराना देश है। वहां के लोग खान पान के बारे में भी लेकर तरह तरह की भ्रांतियां थी कि चीनी लोग सब कुछ खाते हैं, वहां पे कैसे रहेंगे, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और चूंकि मैंने पता कर लिया था कि पूर्वोत्तर चीन जा रहा हूँ, तो वहां पे ठंडी बहुत रही है। -30 तो हम लोगों के लिए, हम कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे कि इतनी ज्यादा ठंड में रहेंगे। तो इस तरह की बहुत वहां का खाना पीना, और ऐसे भी सोचते थे कि वो चीनी लोग होते कैसे हैं। तो चीनी लोग को बस यहाँ दाढ़ी होती है, बाकी कहीं दाढ़ी नहीं होती है, हाथ में छड़ी लिए रहते हैं। जो साहित्य के माध्यम जो चीन की छवि बनी थी, पुरानी छवि बनी थी कि चीन तो ऐसा होगा, बहुत पुराना होगा। लेकिन हम जब चीन गए तो जो साहित्य का, जो हम लोगों ने साहित्य के माध्यम से चीन की छवि देखी थी, अपने हृदय में संजोए रखा था, चीन उसके ठीक उलट दिखा। इतना ज्यादा विकसित देश जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, देखा भी नहीं था। मतलब बहुत ज्यादा कल्पना, बहुत ज्यादा विकसित देश हर क्षेत्र में, रोड के मामले में, रेलवे के मामले में, शिक्षा व्यवस्था के मामले में। हम लोग छात्रावास में रहते थे, छात्रावास भी 20-20 मंजिल की थी वहां पे। तो बहुत ज्यादा विकसित था, तो एक कल्पना से परे था। तो हम लोग 2-3 महीना तो चीन में गए, तो मतलब अब एक तरह से हम लोग गांव के ही थे। गांव से हम लोग बीएचयू पहुंच गए थे। बीएचयू पहुंचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी सपना थी, और बीएचयू में प्रवेश पाना हमारे सपने को साकार हो जाने जैसा था। और वहां से उठकर फिर हम चीन जा रहे हैं, एक और ज्यादा विकसित जगह में। तो एक तरह से दूसरे सपने को सच होने जैसा था। जी, आपके सपने के साथ मैं भी सपना देख रहा था कल्पना में कि वो 20-20 जो मंजिले का वो इमारत होगा वो कैसा होगा। और चीन अक्सर हम लोग देखते हैं, मास मीडिया में चीन को देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पक्ष पर पहुंचूं, अब चीन में आप गए, उसके बाद आपने एमए किया, अब आप शिक्षक कैसे वहां बन गए, ये भी आप थोड़ा बताएं। हाँ, तो मैं 11 से 14 चीन में था। वहां पे मैंने 3 साल भाषा विज्ञान में अपना एमए किया, और पुनः मैं भारत वापस चला आया 14 में। और यहाँ आकर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मैंने ज्वाइन किया, और वहां पे मैंने चीनी भाषा पढ़ाना शुरू किया। लेकिन चूंकि चीन तो मैंने 3 साल रहा था, 3 साल पढ़ा था, बहुत घुमा भी था। कहीं भी जाए, दूसरी जगह जाइए, तो सबसे बड़ा स्रोत है कि संस्कृति को जानने समझने का। घूमिए, उस क्षेत्र में घूमिए, चीनी लोगों से मिलिए, किताबों से ज्यादा आदमी सीख पाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी मन में चीन कहीं बसा हुआ था, कहीं अटका हुआ था कि 3 साल बहुत कम ही समय रहे, थोड़ा और रहना चाहिए था। तो उसी समय जो क्वांगजो, अभी मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, क्वांगतुंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, तो वहां पे हिंदी शिक्षक का एक निकला, एक पोस्ट खाली था। तो मैंने ऑनलाइन ही देखा, तो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया। मैंने बोला कि तो मैं तो चीनी पढ़ाता हूँ, मैंने चीनी भाषा पढ़ी है, चीनी भाषा यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और ये हिंदी का पोस्ट है। और पोस्ट था वहां पर भारतविद का, वहां पे मतलब हिंदी के साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारत चीन संबंध आदि पढ़ाने के लिए वो पोस्ट था। मैंने बोला चलो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू दे देंगे, आखिर जो हो गए तो उन लोग का काम है। मैंने इंटरव्यू दिया, और संयोग से मेरा इंटरव्यू में हो भी गया। तो पुनः मैं 15 में, 14 में भारत आया था मैं, और अगले साल 15 में फिर मैं वापस चीन चला गया। और 15 से अभी साउथ दक्षिणी चीन में ये शहर है क्वांगचौ, सबसे बड़ा शहर है साउथ चाइना का। और यहाँ पे जो क्वांगतुंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय है, 2015 से मैं वहां पर हिंदी, भारतीय संस्कृति, भारत चीन संबंध आदि पढ़ा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात।
अब ये बताइए, आप जो भारतीय संस्कृति, सारा भारतीय भाषा, अब आपके बाबूजी का जो, पिताजी का जो मूल ये था कि आप संस्कृत पढ़े, तो आप बहुत बहुत खुश होंगे कि बताए, हम तो सोच रहे थे कि भारत में ही संस्कृत पढ़ के कुछ अच्छा करेगा, ये तो विदेश में भारतीय संस्कृति को, यानी संस्कृत और संस्कृति का जो गैप था वो आपने भर दिया होगा मुझे लगता है। हाँ, वहां जाकर तो मतलब बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मेरे पिताजी के मैं संस्कृत पढ़ूं, तो इसलिए बीए में जब मैं बीएचयू में पढ़ रहा था, तो आपको याद होगा अजय जी, हम लोगों को 3 जो सब्जेक्ट चुनना होता था बीए में, उसके अलावा हमें एक भाषा भी पढ़ना होता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने पिताजी की इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने उस भाषा में संस्कृत लिया था, कि देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ, बीएचयू में आया हूँ मामला की धरती पर, मामला की धरती पर तो मैं संस्कृत छोड़ नहीं रहा हूँ, संस्कृत मैंने एक पेपर पढ़ रहा हूँ। और चूंकि अब वहां गया, जब वहां मैं भारतीय संस्कृति पढ़ाना शुरू किया, बीच बीच में संस्कृत के हम लोग अभी विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में डिप्लोमा कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, तो तभी कोरोना आ गया, तो बहुत एक आत्मिक शांति की अनुभूति हुई कि जो चीज मेरी इच्छा थी, मेरी पिताजी की इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना जो भी छोटा सा योगदान हो दूं, और वहीं मैं वहां करने लगा। पढ़ा तो मैं चीनी भाषा, लेकिन चीनी भाषा के माध्यम से मैं संस्कृत भाषा का ज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमारी गौरवशाली संस्कृति रही है, उसको प्रचार प्रसार में मैं अपनी छोटा सा योगदान देने लगा। तो ये मेरे लिए एक तरह से कहें तो बहुत ही संतुष्टि की स्थिति थी। अब आप एक जॉब में आ गए वहां पे, और आप भारत में भी जॉब कर चुके हैं। आप मगध यूनिवर्सिटी में बोधगया में पढ़ाए हैं, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ाए हैं, अब आप चाइना में पढ़ा रहे हैं। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो आप क्या महसूस करते हैं, जो पठन पाठन का माहौल भारत में है और चाइना में आप देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप अगर बताएं, उसमें क्या आप ऑब्जर्व किए? जी, सबसे पहली बात है कि देखिए, आपको मैं हमारी जो प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था थी, कैसी थी? हमारे प्राचीन जो भारत में गुरुकुल की व्यवस्था थी, विद्यार्थी गुरुजी के आश्रम में जाते थे, वहां रहते थे, और गुरुजी उनको पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ सब कुछ सिखाते थे। खेती कैसे करेंगे, आपको जो दैनिक जीवनचर्या में जो आवश्यक कार्य होते हैं, जो आवश्यक ज्ञान होता है, उन सभी का ज्ञान कराते थे। अब क्या होता था, जब वे विद्यार्थी हमारे गुरुकुल से बाहर आते थे, तो समाज के लिए पूरी तरह से वे फिट होते थे। आपको याद होगा, हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे, बिरला हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोग अपने कमरे में झाड़ू भी नहीं मारते थे। झाड़ू मारने के लिए भी सरकार ने, विश्वविद्यालय ने एक आदमी को रखा था। मतलब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हम लोग उसको व्यवहारिकता से नहीं जोड़ पा रहे हैं, और यही हमारी गुरुकुल की प्राचीन व्यवस्था चीन ने अपना लिया है। तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा अंतर है। वहां जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाया जाता है। आपको अपने कमरे की सफाई खुद करना है। यही नहीं, जब मैं पढ़ता था शनयांग में, पूर्वोत्तर चीन में, तो ठंडी के दिनों में बर्फ गिर जाती थी, -30, -40 तक जाता था, और जब सुबह हम लोग उठते थे तो रोड पर सफेद चादरें बिछी हुई हैं, और पता है उनको हटाने का कार्य कौन करता था? हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। 8:30 में क्लास होती थी, और 6 बजे 7 बजे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हाथों में फावड़ा लिए रोड पर निकल चुके हैं, और 1 घंटे में पूरे रोड को साफ कर 8:30 में कक्षा में जा रहे हैं, और -30 डिग्री टेम्परेचर में। तो जो व्यवहारिकता से वहां पर विद्यार्थियों को जोड़ा गया है, यह मुझे सबसे अच्छी बात लगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मतलब कोई बात ही, कोई तुलना ही नहीं है हमारे यहाँ भारत में और चीन में। जिसका मैं एक उदाहरण दूंगा। आपको भारत में किसी एक विषय पर शोध करना है कि भारत में चीनी संस्कृति या भारत चीन संबंध, इस विषय पर आपको शोध करना है, तो आपको कहाँ से डेटा मिलेगा? रिसर्च के लिए जो सबसे बेसिक होता है वो डेटा होता है। तो डेटा के लिए आप, अभी तो एक रिसर्च गेट बना है, लेकिन रिसर्च गेट से अभी भी बहुत सारे विश्वविद्यालय नहीं जुड़े हैं। आपको हर विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाना होगा। चीन में क्या है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने विश्वविद्यालय में जितने भी थीसिस लिखे जा रहे हैं, जितने भी शोध जर्नल हैं, सारे आलेखों को एक लिंक पर डाला जाता है। मतलब आप एक लिंक पर जाइए और उस विषय में कब, कहां, किसने शोध किया है, आपको पता चल जाएगा। आपको कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है। ये हो गया। उसके बाद वहां विद्यार्थियों को शुरू शोध सिखाया जाता है। हमारे यहाँ कहीं कहीं तो एमफिल है, हम लोग पीएचडी में जाते हैं तो हम लोग शोध पत्र लिखते हैं, और कहीं एमफिल में एक छोटा लघु शोध निबंध लिखते हैं। एमफिल सब जगह नहीं है। चीन में क्या है कि बीए वहां पर 4 साल का है और एमए 3 साल का होता है।
बीए तृतीय वर्ष में विद्यार्थियों को एक लघु शोध निबंध, एमए भी तृतीय वर्ष में एक लघु शोध निबंध लिखना होता है, और एमए चतुर्थ वर्ष के जो 2 सत्र हैं, पहले सत्र में उन्हें एक लघु शोध निबंध लिखना होता है और दूसरे सत्र में उन्हें कहीं कार्य करने का अनुभव लेना होता है। तो आप देखें, जब विद्यार्थी स्नातक होता है, वहां से बीए करता है, तो बीए करने के बाद उसको तो 2 ही रास्ते मिलते हैं, क्या? या तो उच्च शिक्षा करे, शोध में जाए, या वो नौकरी करे। और बीए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थियों को दोनों चीजें सिखा दी गई हैं कि आपको शोध कैसे करना है, और यदि आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी का अनुभव ले चुके हैं। तो विद्यार्थियों को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है बीए से ही कि आपको कैसे शोध करना है, आपको कैसे काम करना है कहीं पे। और हमारे यहाँ क्या है, हम बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, हमें शोध के बारे में पता नहीं। हम पीएचडी करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि शोध क्या होती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अब और हमारे भारत में इसको पूरा करना ही होगा, क्योंकि ये जो 21वीं सदी है वो नॉलेज इकोनॉमी है। यदि हम नॉलेज के क्षेत्र में नहीं आगे जाएंगे तो हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। और हमारे प्राचीन गुरु ने ही तो किया था नॉलेज क्षेत्र में। आप देखिए प्राचीन काल में भारत में कितना बड़ा योगदान है। नॉलेज के आधारपति हैं तो हम विश्व गुरु बने थे, हम ऐसे थोड़े विश्व गुरु बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो विद्यार्थियों का काम हुआ, विद्यार्थियों को पढ़ना है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, तो हम लोग वहां पे मुझे एक चीनी श्रवण की भी कक्षा लेनी होती थी, जिसमें चीनी सुनने की क्षमता को विकास के लिए पढ़ाता था मैं। तो उसमें प्रोजेक्टर की एक आवश्यकता होती थी। तो हम लोगों को हफ्ता में 1 दिन प्रोजेक्टर मिलता था, वो भी 1 घंटा के लिए। उसके लिए भी हमें 1 हफ्ता पहले आवेदन देना होता था। तो अब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति यह थी। तो अब हमारे बिहार के जो बिहार विश्वविद्यालय हैं, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, या छपरा विश्वविद्यालय, उसकी स्थिति आप सोच सकते हैं। चीन के क्या है, विश्वविद्यालय तो छोड़िए, जो गांव में स्कूल हैं उनकी भी कक्षा, हर कक्षा स्मार्ट रूम है, स्मार्ट क्लासरूम है। रूम में इंटरनेट, प्रोजेक्टर और टीवी। एक गांव के स्कूल में भी आपको मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी से इतना अप टू डेट रखा गया है वहां पर, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे सरकार को भी करना चाहिए भारत में। और दूसरी बात जो सबसे अच्छी चीज है चीन में, हमारे भारतीय विद्यार्थी मेहनती होते हैं लेकिन बहुत आलसी होते हैं। हमारे यहाँ पुस्तकालय जाने की प्रथा ही नहीं है। हम जब परीक्षाएं आएंगी तभी पुस्तकालय जाएंगे। हमारे भारतीय बहुत मेहनती हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं आएंगी तभी पढ़ेंगे। चीन में मैंने क्या देखा कि रात दिन में कोई भी विद्यार्थी छात्रावास में रहता ही नहीं है। क्लास खत्म हुआ, क्लास खत्म होने के बाद वह सीधे लाइब्रेरी जाएगा और लाइब्रेरी में रात के 10 बजे तक रहेगा, आएगा रूम हॉस्टल में सोएगा, फिर 6 बजे निकल जाएगा। मतलब वहां पे एक रूटीन वर्क है लाइब्रेरी जाना। और हमारे यहाँ रूटीन वर्क है ही नहीं, लाइब्रेरी को तो मतलब रखा ही नहीं जाता है। मतलब एग्जाम आएगा तो देखेंगे। ये हमारे भारतीय विद्यार्थियों को सीखनी चाहिए। हमें पुस्तकालय जाना चाहिए, हमें रूटीन वर्क में लाना होगा जी। और एक और जो सबसे अच्छी बात है, जो मुझे हमें जैसे एक छात्र संघ हमारे यहाँ है, तो अधिकतम हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में छात्र संघ के नाम पर धरना प्रदर्शन ही अधिक होता है। चीन में क्या है, एक जो मैंने देखा कि जैसे परीक्षाएं हो गई, परीक्षा होने के बाद हम शिक्षकों को 100 अंक मिलते हैं और इन 100 अंकों में हम विद्यार्थियों को देते हैं कि विद्यार्थी समय पर कक्षा में आता था कि नहीं, होमवर्क देता था कि नहीं, हमें समय पर कक्षा में प्रश्न पूछता था कि नहीं। उसके आधार पे हम लोग उसको मार्क्स देते थे 100 में। ये परीक्षा के अलावा 100 मार्क्स थे। और यही 100 मार्क्स विद्यार्थी को भी मिलते हैं कि वो टीचर को दे कि टीचर समय पर कक्षा में आते थे कि नहीं, पढ़ाते थे कि नहीं, जो प्रश्न पूछते थे वो पीपीटी बनाकर लाते थे कि नहीं। तो ये सब कुछ सारे काम ऑनलाइन होते हैं। और यदि किसी उसके बाद शिक्षक का एक अनुपात निकाला जाता था, कितना उसको नंबर मिले हैं, शिक्षक कितने मिले हैं। और यदि लगातार 2 साल उन शिक्षक का विश्वविद्यालय के अनुपात से नंबर कम हुआ तो उनके सैलरी में कटौती की जाएगी। लगातार 3 साल कम हुआ तो उन्हें निष्कासित भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा छात्रों को ज्यादा अधिकार मिला हुआ है जी, उसके बाद से मैं एक और बताना चाहूंगा कि जैसे मैं एक सेमेस्टर में 18 क्लास लेता हूं, मेरे पास 5 पेपर है, तो 18 5 90, मतलब 4 महीने में मैं 90 लेक्चर दूंगा विश्वविद्यालय में। तो ये 90 लेक्चर का पीपीटी मैं सेमेस्टर शुरू होने से पहले मैं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डाल दूंगा और विद्यार्थी देख सकता है कि आज के क्लास में टीचर को क्या पढ़ाना है और वो क्या पढ़ा रहे हैं।
और एक और जो सब चीजों और बेसिक अनुशासन है। हम लोग को 8:30 में कक्षा होती थी, तो हम शिक्षक को देखते थे, तो उन्हें वही सिखाया हम लोगों ने। तो 8:30 से क्लास है, तो 8:15 में टीचर को क्लासरूम में इन हो जाना है, पीपीटी प्रोजेक्टर ऑन कर देना है, आपको जो भी तैयारी कर लेनी है, और 8:30 में मतलब आप लेक्चर देना शुरू कर दीजिए। शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक से तो सीखता है। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जो हमारे यहाँ भारत में क्या है, गुरुजी लोग समय पर 5 मिनट 10 मिनट तो मतलब देरी से विलंब से आना तो नॉर्मल बात है। जो वही हमारे विद्यार्थी क्या है, जो हिंदी के विद्यार्थी 1 साल भारत पढ़ने आते हैं, और वहीं जब वापस भारत से चीन जाते हैं तो कहते हैं कि सर आप समय पर क्यों आ जाते हैं? भारत में तो 5-10 मिनट तो देर से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं सोचता हूँ कि हमें भारतीय विद्यार्थियों को सीखना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, तो हमें शोध के क्षेत्र में चीन से सीखना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और हमारे भारतीय विद्यार्थियों को मेहनत प्रतिदिन करना चाहिए, जो कि हम परीक्षा के समय करते हैं, उससे थोड़ा उसको बच के थोड़ा प्रतिदिन करना चाहिए। जी, आपसे बात करते करते वो बीच में मैं बोला था फोन आ जाता है कोई नहीं, तो आपसे सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं बस थोड़ा सा कुछ ये बताना चाहूंगा आपको विवेक की इधर कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे बीजेएमसी का हम लोग का चलता था, आईपी यूनिवर्सिटी में मैं पहले था, तो उसमें भी लघु शोध पत्र लिखना पड़ता है लास्ट के 6th सेमेस्टर में। फिर एमए में भी लास्ट के सेमेस्टर में कई विषय में, जैसे मैं मास कम्युनिकेशन, शोध पत्र लिखा जाता है। और ये प्रोजेक्टर वाली बात, ये तो अभी मानता हूं मैं मैक्सिमम जगह अभाव है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में अब ये सब चीज नहीं दिक्कत है। और मैं अभी जिस गवर्नमेंट में हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का ही है, वहां पे काफी अत्याधुनिक है, वहां प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी वगैरह सब कुछ है, आप आराम से सब कुछ, स्मार्ट क्लास है पूरा। तो दूर हुआ, लेकिन अभी भी बॉटलनेक बहुत ज्यादा। मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, और नंबर ग्रेडिंग का भी अभी प्राइवेट स्कूल में लागू हुआ, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा अच्छा नहीं, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर ये प्रणाली करेंगे तो हमारे ज्यादातर शिक्षक आउट ऑफ द भी हो जाएंगे। अब ये बताइए, आपने एक शिक्षण के बारे में बहुत अच्छी तस्वीर रखी, हमारे देखने वाले को जरूर ये मोटिवेट करेगा कि अगर वो भी कहीं निर्णय या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाएंगे या प्रभावित कर सकते हैं नीतियों को, तो इस तरह से नीति बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें शोध और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस डिसिप्लिन और पूरा करिकुलम पे ध्यान दिया जाएगा। अब आप चाइनीज समाज को समझ रहे हैं, वहां पर हमारे चाइना एक बढ़ती इकोनॉमी है पूरे विश्व में, इसमें कोई शक नहीं। अब हमारे युवा उसको एक रोजगार के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बगल का है ना। चाइना जाने का मुझे लगता है कि आप जैसे दिल्ली से बिहार आए, आप दिल्ली से चाइना जाएं, बहुत अंतर तो नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, अगर डायरेक्ट फ्लाइट अगर मिल गया आपको। तो चाइना का और जो समाज है या वहाँ की इंडस्ट्री है, वो इंडियन को एक्सेप्ट करने के लिए कितना तैयार है, वहाँ का मनोदशा। क्योंकि हम लोग जो चैनल पे देखते हैं, न्यूज चैनल, उसमें तो आप देखते ही हैं भारत चाइना में हमेशा लगता है कि लड़ाई ही हो रहा है, वर्चुअल लड़ाई, भले वो रियल में हो या ना हो। तो ये बताइए कि वहां का समाज, वहां का मनोदशा भारतीय को एज ए वर्कर या एज ए इनोवेटर या एज ए टीचर या किसी भी प्रोफेशन के लिए स्वीकार करने के लिए कितना खुला हुआ है? ठीक है, हाँ अजय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले मैं पिछले प्रश्न में एक और वाक्य जोड़ना चाहता हूँ। शोध के क्षेत्र में चीन में एक और अच्छी बात है कि वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पीएचडी के गाइड नहीं बन सकते हैं, केवल प्रोफेसर ही पीएचडी करा सकता है। ये मुझे भी अच्छी बात लगी कि मतलब आपको शोध निर्देशक बनने के लिए अनुभव आवश्यक है। ये हमारे भारत में भी होना चाहिए। और जो काम हम लोग चीन में बोलते हैं, मैं मेट्रो में जाता हूँ या बाहर कहीं घूमता हूँ, तो चीन लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, तो भारत से हैं। तो भारत का नाम सुनकर वो तीन ही शब्द बोलते हैं कि भारत का मतलब बौद्ध धर्म, भारत का मतलब योग, तो आपको योग पक्का होता होगा। अच्छा, आप भारत से हैं तो आपको डांस करना पक्का आता होगा, तो आप भारत से हैं तो आप पक्का आईटी के जानकार होंगे। यही 3-4 छवियां भारत की हैं जो कोई भी अनजान व्यक्ति मिलता है कि मतलब ये 4 काम तो हर भारतीयों को आता ही आता है। नाचना पक्का आता है भारतीयों को, योग करना पक्का आता है, और आईटी के बहुत बड़े जानकार होते हैं। ये छवि है भारत की। और अभी आप देखेंगे तो भारत में अभी चीन में केवल मेडिकल करने वाले 15,000 भारतीय विद्यार्थी हैं। और अब पहले भारतीय विद्यार्थी भारत से रसिया जाते थे, यूरोप जाते थे, अब चीन आते हैं। और इतने ज्यादा विद्यार्थी, केवल विद्यार्थी हैं मेडिकल पढ़ने वाले।
मैं क्वांगचौ शहर में रहता हूं और मेरे शहर में सबसे ज्यादा भारतीय 10,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकतर व्यापारी हैं और 25 साल से 30 साल से लोग व्यापारी हैं। केवल मेरे शहर में क्वांगचौ में 30 से ज्यादा भारतीय भोजनालय हैं, भारतीय रेस्टोरेंट हैं, जिनमें से 5-6 तो शुद्ध शाकाहारी हैं। मतलब इतने ज्यादा भारतीय व्यापारी चीन से भारत से चीन जाते हैं, शुद्ध शाकाहारी वाले भी, कि चीन में क्वांगचौ में, चीन में जो ऐसे है कि वहां भोजन में आपको मतलब हर भोजन में शाकाहारी में भी वो लोग पोर्क या चिकन मिला देते हैं। वहां भी शुद्ध शाकाहारी भारतीय भोजनालय है। तो यह बताता है कि भारत में भारतीयों को लेकर जो काम करने की दृष्टि से कितनी अच्छी अभी वहां पर सुविधा मिल रही है। आप पढ़े भी होंगे कि कभी कभी रेसिज्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में हमने बहुत पढ़ा था कि वहां हमारे भारतीय विद्यार्थी मेडिकल कर रहे थे और वहां लोगों ने काला कह दिया, उनको काला कहकर मार दिया। ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आप पिछले 10 साल 20 साल का समाचार उठाकर देख लें, आपको कहीं नहीं दिखेगा चीन में किसी ने चीनी ने भारतीय विद्यार्थियों को काला कहा या उसको मार दिया, ऐसा किया। ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। और काम के क्षेत्र में अभी तो आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं और चीन अभी क्वांगचौ केवल मेरे शहर में, बाकी शहर आप छोड़ दें। उसके अलावा अब इसका कारण क्या है? पहले क्या था, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था बहुत से शहरों में चीन में, अब डायरेक्ट फ्लाइट हो गया है। दूसरा, अब 4-5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे चीन, और कलकत्ता से जाते हैं तो 2 घंटा में ही पहुंच जाएंगे चीन। तो अब दुनिया बहुत नजदीक हो गई है और व्यापार के मामले में हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं चीन पर। आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और इसमें विशेष बात यह है कि 2020 भारत चीन व्यापारिक संबंध के लिए, हर दृष्टि से भारत चीन संबंध के लिए सबसे खराब समय था। इस समय लद्दाख में हुआ था समस्या, कोरोना आया हुआ था, फिर भी 2020-21 सत्र में भी, वित्त वर्ष में भी, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। आप भारत में देख ही ले, अभी तो भारत में तो मोबाइल के क्षेत्र में 71% हिस्सेदारी भारतीय मोबाइल क्षेत्र में चीनी कंपनियों की है। तो कहने का मतलब है चीनी निवेश भारत में बहुत आ रहा है। तो जोकरी के लिए भारत में भारतीयों के प्रति चीन की जो चीनियों की जो धारणा है, जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो भारत मतलब अमिताभ, भारत मतलब बुद्ध को अमिताभ बोलते हैं। और जो नए लोग हैं, जो नए पीढ़ी है, वो भारतीय मतलब होते तो पक्का आईटी के जानकार होंगे। तो एक बहुत ही अभी अच्छी छवि है भारत की चीन में। जिस तरह हम लोग की भी एक स्टीरियोटाइप छवि है कि चाइनीज कोई होगा तो भाई वो मार्शल आर्ट का ज्ञाता होगा, कराटे जानता होगा, मार्शल आर्ट आता ही है। तो वो हर देश में ना एक देश के प्रति एक धारणा होती है और बहुत फुर्तीला होगा और बहुत ही एक्टिव होगा। वो तो हम लोग के माइंड में रहता है कि बीइंग ए चीनी बहुत एक्टिव होगा, बहुत फुर्तीला होगा। तो वो हर देश में छवि होती है। तो एक तरह से आप ये बता रहे हैं कि बहुत ही रोजी पिक्चर है। अगर कोई चीन में जाना चाहता है और वो अगर व्यापार करना चाहता है तो वो बहुत ही अच्छी मतलब कि ये संभावना हो सकती है और बहुत नजदीक भी है। अब ये बताइए तो थोड़ा सा, अब युवाओं को अगर मतलब चीन से कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई अगर चीन में सोच रहा है पढ़ाई करने के लिए, मान लीजिए कि आप जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट में, तो उसे कितना खर्चा आएगा और वो कैसे पढ़ाई कर सकता है? मान लीजिए सिंपल अगर बीए एमए करना चाहता है या तकनीकी, तो हर एक का तो फीस आपको ध्यान नहीं होगा, किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी की कैसे अगर पढ़ाई कर सकता है? क्या डायरेक्ट अप्लाई करके या कोई एग्जाम वगैरह है तब चीन जा सकता है? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया जो चीन में मेडिकल करने का, यह बहुत अभी भारत 15,000 भारतीय विद्यार्थी चीन में मेडिकल कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि चीन में मेडिकल करना बहुत सस्ता है। अभी भारत से में यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपको 1 साल का कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लग जाएंगे। लेकिन चीन में क्या है, 1 साल का आपको 5 लाख का फी में हो जाएगा। तो फी बहुत सस्ता है, इसलिए चीन में बहुत से लोग एमबीबीएस करने जा रहे हैं। अब आते हैं हम दूसरे विषयों में। तो दूसरे विषयों के लिए हमें जैसे हमारे यहाँ बिहार, हम लोग बीएचयू में बीए किए थे, एमए किए थे। बीए में हम लोग का 250-300 रुपया फी था बीएचयू में। एमए में हम लोग को बहुत बढ़ गया तो 2,500-3,000 फी हो गया। हम लोग का बहुत ज्यादा फी हो गया है। तो वहाँ नॉर्मल बीए के लिए फी थोड़ा ज्यादा है, 1 लाख रुपए है 1 साल के।
लेकिन जो अच्छी बात यह है कि चीन में बहुत बड़े स्तर पर स्कॉलरशिप दी जाती है। आप चीनी भाषा में बीए में करने जा रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप यदि विज्ञान के क्षेत्र में भी चीन में जा रहे हैं एमए करने, पीएचडी करने, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप विज्ञान के क्षेत्र में भी जब जाते हैं बीए, एमए, पीएचडी करने, आपको मिल जाएगी छात्रवृत्ति बहुत ज्यादा स्तर पर। मतलब प्रत्येक वर्ष मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों को चीन में छात्रवृत्ति मिलती है। यद्यपि यह कम है अन्य देशों की तुलना में, लेकिन फिर भी कोई कम नहीं है। तो बीए के लिए, एमए के लिए, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए भी आप सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, या केवल चीनी भाषा तक सीमित नहीं है, डांस में, या आप साइंस के क्षेत्र में जाते हैं तब भी आपको पोस्ट डॉक के लिए भी मिल सकती है। और अभी एक जो नया क्षेत्र आया है चीन में शिक्षा का, तो चीनी लोग जो वहां पे जो प्राइवेट स्कूल वहां भी बहुत बन रहे हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, तो चीनी भारतीय लोगों को साइंस के क्षेत्र में वे बहुत अवसर देते हैं। आप चीन के बहुत से जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाने वाले आपको भारतीय मिल जाएंगे जी। उसके अलावा इससे जो सबसे बड़ा है हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, वो है योग गुरु के क्षेत्र के रूप में। चीन के लगभग 600 शहरों में योग केंद्र हैं, और बड़े बड़े शहरों में तो 40, 50, 100 योग केंद्र हैं। और वे सभी लोग लगभग जो बड़े शहरों में हैं वहां तो योग गुरुओं को खोजते हैं भारत से। तो बहुत से हमारे भारतीय युवा तो वहां पर योग सिखाने के लिए भी जा रहे हैं। तो अभी भारतीय युवाओं के लिए चीन में बहुत ज्यादा, एक तरह से कहें कि मार्केट है। जैसे चीनी लोग बाहर में अपना सामान भेजते हैं, हम भारतीय लोग अपना सामान नहीं भेजते हैं, हम लोग अपना मस्तिष्क भेजते हैं। भाई हम सब, तुमको किस चीज का जानकार चाहिए, आईटी का जानकार चाहिए, योग का जानकार चाहिए, साइंस का चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मत बोलो, हम तुमको उतना सप्लाई कर देंगे। तो अभी चीन में अभी आप योग गुरु खोजेंगे, भारतीय मिल जाएंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के शिक्षक खोजेंगे, आपको भारतीय मिल जाएंगे। व्यापारी खोजेंगे, आपको मिल जाएंगे। आईटी के क्षेत्र में भी बहुत से भारतीय हैं। तो अभी नौकरी के क्षेत्र में भारतीय लोगों को अच्छा अवसर मिल रहा है। जी विवेक, आपसे बात करना इतना अच्छा लग रहा है कि मैं खुद बहुत एंजॉय और रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, और जो देखेंगे वो भी बहुत रोमांचित महसूस करेंगे। और ये आपका कंट्रीब्यूशन है, या आपकी ज्ञान है, या आपकी वो कहते हैं ना कि ये अंदर की वो इच्छा शक्ति है कि आप वहां गए। और इसके लिए हाल ही में आपको बनारस में सम्मान भी मिला, और इस तरह के कई सम्मान आपको मिल चुके हैं। तो उसके बारे में बताएं कि ये कौन सा सम्मान है और किस लिए आपको मिला है। जी, अब सम्मान जो मिलता है तो सबसे बड़ी इसकी बात होती है कि एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हम जो अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं भारतीय संबंध में, सांस्कृतिक आदान के संबंध में, मतलब उसकी पहचान हो रही है। तो अभी चीन में, भारत में, बनारस में एक तारक सेवा संस्थान है जो हर वर्ष हिंदी के क्षेत्र में या भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में जिनका काम होता है विशिष्ट, उनको वो लोग राष्ट्र गौरव सम्मान देते हैं। तो इसी कड़ी में चीन में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी अध्यापन के लिए उन्होंने मुझे यह सम्मान दिया था। और 2 महीना पहले एक दिल्ली में संस्था है विश्व हिंदी साहित्य परिषद, उन्होंने भी मुझे हिंदी प्रज्ञा सम्मान दिया था चीन में हिंदी के अध्यापन के लिए। इस साल 5 सितंबर में मुझे जो मेरा विश्वविद्यालय है क्वांगतुंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, उसने भी मुझे उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार दिया था चीन में हिंदी भाषा के उत्थान के लिए। तो इस साल 3 पुरस्कार मुझे मिले हैं। तो इसमें मुख्य बात यही है कि एक आत्मीय संतुष्टि मिली कि जो मैं चीन में दूर देश में अपने से अलग देश, अपने देश से दूर देश में अब भारतीय भाषा के उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो एक मेरा छोटा सा योगदान है, उसको सराहा जा रहा है, पहचाना जा रहा है। बिल्कुल। और जब आप काम करते हैं और इस तरह के सम्मान आपको मिलते हैं तो लगता है कि दुनिया जो है मुझे रिकॉग्नाइज कर रही है। मैं कुछ भी कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि वो अननोटिस्ड जा रहा है या कोई उसको देख नहीं रहा है। तो बहुत ही आत्मिक खुशी होती है। और ये बीइंग ए मित्र और अपने देखने वालों की तरफ से मैं भी आपको बहुत बधाई देता हूँ सम्मान के लिए, हालांकि वो तो पर्सनली मैं दे चुका हूँ। तो आप इसी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय
ता को आप अभी चीन में फैलाइए और आगे आपका भविष्य और ज्यादा हो, चीन से भी आगे हो। अब आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छी खासी बातचीत हम लोग की हो चुकी है, तो कोई मैसेज हो जो आप हमारे देखने वाले को, युवाओं को खास करके देना चाहेंगे, भारतीय युवाओं को? जी, हम भारतीय युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो मेरे युवा विद्यार्थी हैं, तो हमें अपना जो हमारा भारत में तो हिंदू धर्म में कहा भी है, विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। तो हम लोग अच्छे से पढ़ें, हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन करें और उसके साथ साथ हमें अपनी प्राचीन संस्कृति जो हमारी भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, उस पर उसका ज्ञान और उस पर अभिमान होना दोनों आवश्यक है। क्योंकि आप देखें मित्र, दो शब्द है, सफल और सार्थक। जैसे हमारे आजकल के युवा हैं, वे बस सफल बनना चाहते हैं कि हमें सफल होना है। तो सफल तो सब कोई हो सकता है, क्या जो आतंकवादी हैं वे सफल नहीं हैं? वे भी तो अपने उद्देश्य में सफल हैं, लेकिन क्या वे भारतीय मानव समाज के लिए सार्थक हैं? नहीं है। तो हमारे युवाओं को सफल होने के साथ साथ, सफलता के साथ साथ सार्थकता का भी मान होना चाहिए, भान होना चाहिए कि हमें केवल सफल नहीं होना है, बल्कि हमें अपने देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए सार्थक भी होना है। और दूसरा, एक छोटा सा आपने मित्र एक मुहावरा सुना होगा, कहावत कि गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गया। तो ये घटना है, सत्य घटना है, 7वीं शताब्दी की बात है ये। भारत में गुड़ होता था और चीन में गुड़ नहीं होता था। तो भारत से गुड़ चीन पहुंचा, तो चीन के सम्राट ने कहा कि ये तो अद्भुत है, तो उन्होंने अपने दूत को भारत भेजा और यहाँ से गुड़ चीन गया और वहां से चीनियों ने गुड़ को चीनी बना दिया और 10वीं शताब्दी में पुनः भारत चीन से भारत चीनी चीन आया। तो कहने का अर्थ है कि हम तब तक अपने गुण को नहीं समझते हैं, नहीं उसको प्रतिष्ठा देते हैं, जब तक वह चीनी नहीं हो जाए। वही हो रहा है, योग बाहर होकर योगा बनकर आया, हम उसे अपना रहे हैं। आयुर्वेद बाहर जाकर आयुर्वेदा बनकर आ रहा है, हम उसे अपना रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति का, जो हमारी संस्कृति है, गौरवशाली संस्कृति है, उसका ज्ञान होना चाहिए और उस पर हमें गौरव भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ कर चलते हुए और मानव समाज को, विश्व समाज को के लिए अपना सार्थक योगदान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जी विवेक, आप जितने अच्छे से आपने सारी बातों को बताया कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उनके मन में अब चाइना को लेकर कोई जो इंडियन मीडिया खास करके जो छवि दिखाती है, उससे अलग हटकर भी अपनी सोच को रखेंगे। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने देखने वालों का भी धन्यवाद। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी शख्सियत के साथ। धन्यवाद विवेक आपका, धन्यवाद दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।